एक गांव में 4 बहुत ही खास मित्र रहते थे। निर्मल, मनीष, गणेश और सुरेश। एक दिन गांव में एक विपदा आन पड़ी। गांव को एक श्राप मिल गया और पूरा गांव बंजर हो गया। ना फल बचे, ना ही फसल। चारों मिलकर गांव के बाहर जंगल में एक बाबा के पास जाते हैं इस समस्या का हल ढूंढने के लिए। गजब होई गवा बाबा, अब आप ही बचावे। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई बेटा? बाबा, कल गांव में एक भिक्षुक आए थे। हम चारों खेल रहे थे और खेल खेल में उन्हें चोट लग गई और वो बेहोश हो गए। जब वो भिक्षुक बेहोशी से जागे तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया। अब ना फल है और ना फसल, बस बंजर जमीनें हैं। मैं तुम्हारे कर्मों के फल में हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, पर एक मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। कार्य कठिन अवश्य होगा, पर यदि तुम उसमें सफल हुए तो गांव का श्राप टूट जाएगा। हम कोई भी कार्य करने को तैयार हैं, आप बस बताइए। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अग्नि, जल और वायु के 3 जादुई मंदिरों का पता दूंगा। इन मंदिरों से 3 डिब्बी में अग्नि, जल और वायु के तत्व उन मंदिरों से लेकर आओ और गांव में इन डिब्बियों को तोड़ देना। गांव का पर्यावरण फिर से सामान्य हो जाएगा और श्राप टूट जाएगा। लेकिन तुम सबको हर कदम पर परखा जा सकता है। आज तक उन मंदिरों से कोई भी सफल होकर नहीं लौटा। बाबा उन लोगों के हाथ में 3 डिबिया देते हैं। अगले ही दिन चारों अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं पहाड़ों की तरफ। चलते चलते तीनों एक तिराहे पर पहुंचते हैं। बाबा का बताया तिराहा आए गवा, अब क्या किया जाए? 3 मंदिर हैं और 3 डिब्बियां। क्या करें, यहाँ से अलग अलग चले क्या? भैया, सब साथ में चलें तो बढ़िया रही। मुझे तो निर्मल की बात ठीक लगती है। भले थोड़ा समय लग जाए, पर हमें साथ चलना चाहिए। क्यों मनीष? गणेश भी सही कह रहा है। बस फिर मनीष और मैं अलग अलग रास्ते जाते हैं और तुम दोनों को एक साथ जाना है तो तुम दोनों एक रास्ते पर चले जाओ। ठीक है। गणेश बीच से जाने वाले रास्ते पर निकल जाता है और मनीष एक रास्ते पर। सुरेश और निर्मल वो बचे हुए रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। जादुई 3 मंदिर जहाँ से कोई नहीं लौट पाया, सुनने में तो बहुत ही डरावना लगता है। क्यों निर्मल? हाँ भैया, घबराहट तो हमका अभी भी है। कुछ देर चलने के बाद दोनों को वहाँ एक बड़ा सा द्वार मिलता है। दोनों जन उस द्वार को दोनों तरफ से खोलते हैं और अंदर से मानो लावे की जमीन दिख रही थी और एक पुल के उस पार एक बड़ा सा कुआं उन दोनों को दिखाई देता है। गजब दृश्य है, इतना डरावना कि हमार कदम बढ़ता ही नहीं पाए। आओ उस पार उस कुएं की ओर चलते हैं। दोनों मिलकर उस पुल को पार करते हैं और जाकर कुएं में झांक कर देखते हैं। इतना सारा सोना, इतना पैसा! अगर कौनो जतन से ये पैसा गांव पहुंचा सकते तब तो श्राप की चिंताएं ना होत। तभी कुएं के ऊपर एक मायावी यक्ष प्रकट हो जाता है। 2 यात्री आए हैं। बड़े दिनों बाद कोई यहाँ आया। कहो क्या नाम है और यहाँ क्या काम है? हम निर्मल और ये हमार मित्र सुरेश है। हमारे गांव को श्राप ने जकड़ लिया है, उसी श्राप को तोड़ने हम यहाँ आए हैं। मैं यक्ष हूँ, अग्नि मंदिर का प्रत्यक्ष हूँ। यहाँ से अग्नि तत्व चाहते हो? हाँ, पर अगर ये सोना मिल जाए तो कौनो तत्व की जरूरत है ना पड़ी। सोना चाहो तो सोना ले जाओ। 3 घड़े हैं और इसमें जितना पर्याप्त सोना समझो उतना ले जाओ। नहीं निर्मल, हम तो अग्नि तत्व लेने आए थे ना। अरे सुरेश, बस एक घड़ा भर लीन जाए फिर चला जाए। क्यों यक्ष जी, आपका कौनो आपत्ति तो नहीं ना? नहीं नहीं,
कोई आपत्ति नहीं है, ले जाओ। एक घड़ा लेकर निर्मल कुएं में उतर जाता है और सोना भरने लगता है। काफी देर सोना भरने के बाद घड़ा भर जाता है। ये तो बड़ा मायावी घड़ा लगता है। कितना सोना आ गया इसमें, मानो कुछ 100 घड़ों का सोना इस एक में ही भर गया। इतना सोना एक घड़ा में समात है तो दुई में कितना आए? बस भी करो, इतना बहुत है। भूलो मत कि हम यहाँ आए क्यों हैं। बस एक घड़ा और। हाँ हाँ, भर लो। दूसरे घड़े में इतना सोना आ जाएगा जितना एक राज्य के खजाने में होता है, तब तो पर्याप्त होगा ना। वाह भैया, किस्मत चमक उठी हमार। निर्मल काफी देर तक उस कुएं में घड़े को भरता है और देखते ही देखते निर्मल बहुत नीचे पहुंच जाता है। काफी देर बाद दूसरा घड़ा भर जाता है। निर्मल बस करो, अब हमें चलना है। हमारे पास समय नहीं है और यहाँ कितना समय हो गया है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चिंता मत करो, यहाँ और बाहरी दुनिया का समय अलग चलता है। सुना सुरेश, इतना पैसा है कि अब हम सब राजा बन जाब। अरे यक्ष जी, ये तीसरा घड़ा भरे माँ कोनो आपत्ति तो नहीं ना आपका? भर पाओ तो ले जाओ और बिना भरे निकल ना पाओ। तभी यक्ष तीसरा घड़ा देता है और निर्मल उसे भरते भरते 2 दिन निकाल देता है। सुरेश ये सब देख रहा था। आज 2 दिन हो गए, तब भी उसका घड़ा भर नहीं रहा था। निर्मल इतना नीचे चला गया था कि ना अब वो दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। सुरेश डर के मारे यक्ष से पूछता है, अरे यक्ष जी, ये क्या हो रहा है? ये निर्मल बाहर क्यों नहीं आ रहा? उसे कृपया बाहर ले आइए। ये क्या कह रहे हो? क्या कुएं में मैंने उसे डाला? जी नहीं। तो भला मैं उसे कैसे निकालूं? पर अब उसका क्या होगा? वो घड़ा कब तक भरेगा? वो नहीं आने वाला। पहला घड़ा समृद्धि का था, दूसरा राज पदवी धन का था और तीसरा लालच का, जो इस कुएं की तरह असीमित है। पर्याप्त से अधिक धन के बावजूद तुम्हारे दोस्त ने लालच की और अपने असली उद्देश्य से भटक गया। अब तुम क्या करोगे? ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ निर्मल को। सुरेश इसी तरह काफी दिन तक उसकी राह तकता रहा और रोता रहा, पर निर्मल का कोई पता नहीं चला। अब तुम क्या करोगे? क्या जाकर गांव को बचाओगे या निर्मल के लिए यहीं रुक जाओगे? जिस समय सुरेश और निर्मल द्वार तक पहुँचे, उसी समय गणेश भी वायु मंदिर के द्वार तक पहुँच गया था। मैं तो यहाँ बड़ी ही जल्दी पहुँच गया और ये मंदिर तो इतना सुहाना लगता है कि पूछो मत। मंदिर के चारों ओर मानो हवा परिक्रमा लगा रही हो। तभी वहाँ एक अप्सरा सी सुंदर स्त्री आती है। अरे आप कौन? तनिक परिचय तो देना। जी मैं गणेश, और आप कौन? मैं तो अप्सरा हूँ और मेरा नाम भी अप्सरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझसे मिलने? मैं तो यहाँ पर इस वायु मंदिर से कुछ वायु तत्व लेने आया था बस। वो तो तुम कभी भी ले सकते हो। अभी तुम यहाँ रह लो कुछ दिन, फिर जाना। पर वो दरअसल मेरे पास समय कम है, वरना मैं यहाँ जरूर रुक जाता। मेरे गांव पर एक श्राप है, तो मुझे ये तत्व लेकर लौटना होगा, पर मैं फिर वापस आ जाऊंगा तुमसे मिलने। सब यही कहते हैं, पर कोई आता नहीं। और मैं तो तुम्हें बहुत पसंद भी करने लगी हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ मैं। रुक जाओ यहाँ कुछ दिन, फिर यदि शादी ना करनी हो तो चले जाना। और वैसे भी यहाँ का समय और बाकी दुनिया का समय अलग चलता है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। फिर हम दोनों शादी करके साथ में गांव लौट जाएंगे।
पर मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर आप जाएंगे तो वापस भी आपको ही आना पड़ेगा। जब यहाँ का और बाहर का समय अलग अलग चलता है तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ तो रुक ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। गणेश को अप्सरा के साथ रहते हुए कई महीने बीत गए और दोनों उस मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों एक कुटिया में रहने लगते हैं। कई महीने हो गए हमें शादी किए। आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा, और अगर कोई बात भूल गया हूँ तो इसका मतलब कोई खास बात नहीं होगी। गणेश अपने वैवाहिक जीवन में सब कुछ भूल चुका था। मनीष भी सबकी तरह अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस पहाड़ पर एक तालाब है। वो उस तालाब के अंदर कूद जाता है और अंदर देखता है कि जल का मंदिर है। जैसे ही वो जल के मंदिर में जाता है उसे फिर सांस आने लगती है। तो ये है जल का मंदिर। भव्य दिव्य जो भी कहो कम है। अरे आप कौन है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या नाम है और यहाँ क्या काम है? मैं मनीष यहाँ पर डिब्बी में जल तत्व लेने आया था ताकि हमारे गांव में जो श्राप है वो हट जाए। अच्छा, पर तुम्हारे 3 दोस्त और हैं, उन्होंने तो डिब्बी में तत्व नहीं लिए। मतलब क्या उन्हें कुछ हो गया है? नहीं, तुम्हारा एक दोस्त शादी करके वायु मंदिर के पास बस गया है और एक दोस्त अपार धन में खेल रहा है। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ श्राप तोड़ने के लिए आए थे और ये सब यहाँ ऐशो आराम में खोए हुए हैं। मैंने तो कहा ही था ये लोग कोई तत्व जमा नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो कि तत्व लेने आए हो। बस इसीलिए मैंने प्रश्न किया। इन दोनों कलश में क्या है? एक में अमृत है और एक में तत्व जो तुम लेने आए हो। अगर वो तीनों अपने ऐशो आराम के लिए सब भूल सकते हैं तो मैं अकेला श्राप तोड़ने की कोशिश क्यों करूं? ये अमृत पीने के बाद यक्ष अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले मनीष ने गुस्से में उस कलश से सारा अमृत पी लिया। अब मैं भी अमर हूँ, जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मेरा उन तीनों से अब कोई रिश्ता नहीं है। पहले बात जानो तो, कहना मानो तो। कहना क्या चाहते हैं आप? बता रहा था पर तुमने तो सुनने से पहले ही पी लिया। मतलब मतलब ये कि जो इस अमृत को पिएगा वो अमर हो जाएगा पर सदा ही इस जल के मंदिर में रहेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने छल किया है मेरे साथ। पूरी बात जानी नहीं और क्रोध में सारा अमृत पी गए। अपना उद्देश्य तक भूल गए और छल मैंने किया। नहीं, मुझे अमर नहीं होना। मेरा गांव, मेरे बंधु। मनीष अपने आप को और अपने निर्णय को कोसता रहा। सुरेश तिराहे पर जहां सबका साथ बटा था वहां निर्मल के साथ खड़ा था। तभी गणेश और मनीष भी वहां पर आ जाते हैं। तुम दोनों को तत्व मिल गए ना? हाँ, चलो सब चलते हैं। चारों दोस्त चलते चलते गांव में पहुंच जाते हैं। सुरेश तीनों डिबिया फोड़ देता है और गांव का श्राप टूट जाता है। सुरेश बहुत खुश हो जाता है। सुरेश जो अब तक देख रहा था वो सब माया और मोह था। ये वो सपना था जिसे वो साकार होते हुए देखना चाहता था। असल में जब निर्मल कुएं में बहुत अंदर चला गया था तभी वो अपने उद्देश्य को भूलकर और अधिक मोह में फंसकर सुरेश कुएं में छलांग लगा देता है और माया के जाल में फंस जाता है। चारों दोस्त लालच, मोह, काम और क्रोध के जाल में फंस गए।
महर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वालों का मानना है कि ये पेड़ 2000 साल पुराना है और इस पेड़ पर विष्णु देवता का वास है। गांव की कई पीढ़ियां पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस पेड़ पर एक 5 मुंह वाले शेषनाग का वास भी है। सभी का मानना है कि ये विष्णु भगवान का अवतार है। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और अभी मुझे पूजा करने भी जाना है। आप तब तक मेरे लिए नाश्ता बना कर रखिएगा। पूजा करने मंदिर जा रहा है क्या? मंदिर तो शायद अभी तक खुला नहीं है। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले। मनोज नहा कर आता है और दिए लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाता है। हे पीपल देवता, मैंने लोगों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता वास करते हैं और साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन किए हैं। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनोज सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के पेड़ की एक शाखा हिलती है और उससे कुछ फल मनोज की पूजा की थाली में गिरते हैं। मनोज समझ जाता है कि ये भगवान से उसको प्रसाद स्वरूप मिला है। जय हो भगवान, लगता है आप तक मेरी प्रार्थना पहुँच गई है। मनोज थाली में से पीपल के कुछ फल खाता है और वहाँ से जाने लगता है। असल में वो नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था, पर वो दूध रखना भूल जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 5 मुंह वाले नाग देवता आ जाते हैं। क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे दिल से यहाँ पूजा करने आया था ना। नाग देवता सर हिलाते हैं। तभी मनोज को याद आता है कि वो दूध रखना तो भूल ही गया। वो थाली में से दूध की कटोरी पीपल के पेड़ के पास रखता है और मनोज हाथ जोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। आजा, नाश्ता कर ले। माँ, पता है आज मुझे नाग देवता दिखाई दिए। पहले तो मैं बहुत डर गया था। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी या वहाँ पर कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी तुझे नाग देवता दिखे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डालना भूल गया था, तब उन्हें देखकर मुझे याद आया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब नाश्ता कर ले। मनोज नाश्ता करता है। एक रात को तेज हवा और तूफान आने से पीपल का पेड़ टूट जाता है। अरे मनोज बेटा, उठ जा, अभी तक सोया हुआ है। क्या बात है माँ, आज इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक नौकरी थोड़ी ना लगी है जो मुझे नौकरी पर जाना है। कल रात हुई आंधी तूफान से पीपल का पेड़ टूट गया है। सारे गांव वाले जा रहे हैं, तू भी जाकर देख ले। मनोज उठता है और सीधे पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया था। मनोज देखता है कि पीपल का पेड़ जड़ से ही उखड़ा हुआ है। पता नहीं हमारी कितनी पुश्तों ने इस पेड़ को पूजा होगा, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, पेड़ ही टूट गया है। अब हम लोग किसकी पूजा करेंगे और इसके नीचे रखी हुई मूर्तियाँ अब कहाँ रखेंगे? सभी लोग देखते हैं कि पेड़ के गिरने के बाद भी मूर्तियाँ अभी भी सुरक्षित हैं। प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा, फिर भी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मनोज पेड़ के नीचे से मूर्तियाँ निकालता है और उनको एक जगह पर रख देता है। तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है। चलो सभी लोग यह जगह खाली करो, इस पेड़ की लकड़ियाँ काटी जाएंगी। कौन चीरेगा इसकी लकड़ी और क्यों? क्योंकि ये पेड़ मेरी जमीन पर है, मेरे पूर्वजों ने लगाया था इसे, इसीलिए मैं इसकी लकड़ी को चिरवाकर बेच दूंगा। ये जमीन तो तुमने जबरदस्ती हथियाई है और ये बात सभी गांव वाले जानते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हें इस पेड़ की लकड़ी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहाँ के पटवारी को बुलाता है
और उसको अपनी जमीन का कागज दिखाता है। कागज में वो जमीन मुखिया के नाम पर है, इसलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों को भी मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता है। मुझसे लड़ने चले थे, इसलिए मैंने पहले ही उस जमीन के कागज अपने नाम पर करवा लिए थे ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इस पेड़ की लकड़ियां बेचकर मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। मुखिया के बुलाए हुए आदमी आते हैं और वो पीपल के पेड़ को चीरने लगते हैं। हे भगवान, हम गांव वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप इस गांव से दूर चले जाएं, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग भी कानून के आगे मजबूर हैं। मुखिया ने धोखे से गांव की जमीन को अपने नाम पर करवाया हुआ है। भगवान से मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? वो नहीं सुनने वाले हैं। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वो मुझे लकड़ियां चीरने से कैसे रोकेगा? मुखिया के लोग लकड़ियां चीर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सांप दिखता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। रुक जाओ नालायकों, मैं लकड़ियां पाने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा हुआ हूँ और तुम एक सांप से डरकर भाग रहे हो। ये चला जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी मैं तुम लोगों को 2 गुने पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। ये शेषनाग है और पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, हम घर जा रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए पर इज्जत तो चाहिए ना। तुम लोगों ने 1 महीने पहले जंगल में जो लकड़ियां चीरी थीं, वो सरकारी लकड़ियां थीं। अगर मैंने ये बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी तो तुम जेल में चक्की पीसते बैठोगे। फिर वो तो हमने मजबूरी में किया था, और वैसे भी अगर हम वो लकड़ियां नहीं चीरते तो वो सड़कर खराब ही हो जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ रुककर मेरे लिए लकड़ियां चीरो। मुखिया सभी कारीगरों को डरा धमका कर वहाँ काम करने के लिए रोकता है और उस सांप को एक लकड़ी से मारकर वहाँ से भगा देता है। बिल में से निकले सांप को शेषनाग कह रहे हैं बेवकूफ। इस पेड़ की जड़ में ऐसे ना जाने कितने सांप रहते होंगे। सांप के वहाँ से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी को चीरना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्तियों को उठाता है और घर ले जाता है। ये मूर्तियां तो लकड़ी से भी ज्यादा महंगी बिकेंगी। सुना था शहर में एंटिक मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियां लेकर घर पहुंचता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। आज तो मूर्तियां भी मेरी हो गई हैं और लकड़ियां भी। कुछ दिन में सारी लकड़ियां भी मेरी हो जाएंगी। आज तो खर्राटे मारकर चैन की नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही समय में वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके सपने में नाग देवता आते हैं और वो 5 मुंह वाले नाग देवता को देखकर भागने लगता है। अरे ये तो मेरे पीछे नाग लग गया, कोई बचाओ मुझे। ये नाग तो मुझे काट कर ही छोड़ेगा। बचाओ, अरे कोई है, कोई मुझे नाग से बचाओ, कोई मुझे इस नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता है, पर वो जहाँ भी भाग रहा था नाग देवता उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल जाती है और वो कुछ आगे जाकर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। नहीं, मुझे मत काटो। मैं तो पेड़ की लकड़ियां इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे गिर गया था। इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता पैर पर फन मारते हैं। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है। ये क्या? मेरा पैर तो ठीक है। मैं तो सपना देख रहा था, बहुत ही मनहूस सपना था। मैं तो खामखा डर गया। वो देखता है कि इस बार शेषनाग सचमुच उसके सामने बैठे हैं। अरे ये तो सचमुच का नाग है और अभी तो मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उसकी अलमारी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रखी मूर्तियों पर बैठ जाते हैं और मुखिया डर कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे मत डसिए नाग देवता, मैं ये मूर्तियाँ वहीं रख दूंगा। तभी विष्णु देवता प्रकट होते हैं।
मैं कई सदियों से इस गांव में रह रहा हूँ, पर अब मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे इस गांव से दूर कर दोगे? मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ प्रभु। मैं आपको इस गांव से दूर नहीं करूंगा। मैं पीपल की लकड़ियों का मंदिर बनाकर आपकी मूर्तियां वहीं स्थापित करूंगा। मुखिया विष्णुदेव के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझने लगा और अब अपने कारीगरों को कहकर वो सारे पीपल की लकड़ियों से एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है। अब मुखिया सभी गांव वालों के साथ मिलकर सारी मूर्तियों को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर नाग देवता भी आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियां खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ तो खराब हैं, इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों न इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता
जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा। 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है, इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है। आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है।